गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा आपको, आ रहा हूँ मैं अभी, है ना। इसका माइक है, खतरनाक सा आवाज आ रही है, इतनी खतरनाक बैकग्राउंड। पुराने जमाने के इंटरनेट कनेक्शन में आती थी ऐसी आवाज। चलिए, मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? सर सर हाँ सर। यस सर। सर आप आज पढ़ाएंगे या फिर डिस्कशन भी करेंगे? नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा। हमारी पहले बात हुई थी ना कि आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे और सैटरडे वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने लास्ट क्लास में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपसे बात की थी, उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूं। तो एक तो हमने बेसिक रिजल्ट सीखा था, इंटीग्रेशन E.dl किसी भी क्लोज पाथ से अगर हम इवेल्युएट करें तो वो -d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट होगा। और मैंने इससे पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन दिया था आपको, जिसमें मैंने ऐसे एक सिलेंड्रिकल रीजन आपको दे दिया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस सिलेंड्रिकल रीजन में रेडियस r के, और ऐसे मैंने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड देके, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक हमने बार रखी थी ऐसे, और वो बार मैंने एक स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट दिया था जिसमें बार की लेंथ L थी और बार का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 दिया हुआ था सेंटर से, है ना। और मैंने पूछा था व्हाट इज द EMF इन दी बार, और या फिर मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन दी बार, कंडक्टिंग बार है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं पूछ रहा हूँ इस बार में, तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है? नहीं नहीं सर। नॉन तो कंजर्वेटिव। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है, तो क्या हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जैसी टर्म डिफाइन कर सकते हैं? नो सर। नहीं सर, नहीं कर सकते। Then what is the origin of potential difference in this bar, or there will be no potential difference in the bar?
नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क तो कर सकती है ना। हाँ वर्क तो कर सकती है, बट वर्क डन ओवर अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, एंड इफ द वर्क डन ओवर अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर दैट। सर पोटेंशियल और तो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता ना। सर पर वो ऐसे तो फिर इसमें क्लोज लूप में भी ईएमएफ जनरेट होती है ना, हाँ तो तो क्लोज ईएमएफ पोटेंशियल होती डिफरेंस है, का तो मतलब ही नहीं हुआ। ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस से क्या लिंक है? ईएमएफ तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की ही होती है, ओरिजिन ईएमएफ का। तो एक राउंड ट्रिप पे टोटल ईएमएफ जीरो होती है क्या किसी सर्किट में? जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन राउंड ट्रिप पे टोटल चेंज इन पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। किरचॉफ्स लॉ लगाते थे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो किसी भी सर्किट में अगर एक क्लोज्ड पाथ चूज करते हैं तो उस क्लोज्ड पाथ पे टोटल चेंज इन पोटेंशियल तो जीरो आता है, लेकिन टोटल ईएमएफ तो जीरो नहीं आती ना। पर यहाँ पे क्लोज पाथ में टोटल जीरो नहीं, चेंज इन पोटेंशियल जीरो नहीं आने वाला ना। हाँ तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन बेकार है, इसका मतलब यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द बार। तो जरा समझते हैं इस चीज को, ठीक है? थोड़ा सा इस चीज के ऊपर मेहनत करते हैं। आप पहले तो ये समझें कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, so this will give rise to an induced electric field in the region which is calculated by this formula, integration E dot dl is equal to minus d by dt of phi b। अब इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टिंग रॉड ला के रख दी। अब आप ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, उसकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मैंने लाके एक कंडक्टिंग बार रख दी। आपको याद है यहाँ पर कैसी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है? तो यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है ना। अगर अंदर की तरफ फील्ड और इंक्रीज कर रही है तो हमने ऐसा देखा था कि यहाँ पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस आ रही होंगी, है ना। अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इस कंडक्टिंग बार में यहाँ पर कोई छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं, इस कंडक्टिंग बार में मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं डीएल लेंथ का, और इस डीएल लेंथ के अंदर अगर डी क्यू चार्ज है, या डीएक्स लेंथ है और इसमें डी क्यू चार्ज है, तो उस डी क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रही होगी, एंड दैट फोर्स विल बी डी क्यू इंटू ई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पे, और आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज सारे पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगी, जो इसके पॉजिटिव चार्जेस को पुश करके ए की तरफ शिफ्ट करवा देगी, और ए पे अपेरेंटली एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बी पर अपेरेंटली एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अब इस कंडक्टिंग बार के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ई। इस कंडक्टिंग बार के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ई। इट इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच इज गोइंग टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द रॉड। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात आपको? जैसे जैसे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के इफेक्ट में ईएमएफ डेवलप होती है, उसी से पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप होता है। अगर मैं एक कंडक्टिंग बार ले लूं और इस कंडक्टिंग बार को एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रख के वी वेलोसिटी से चलाना शुरू कर दूं, तो सपोज यहाँ पे एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टिंग बार को मैं वी वेलोसिटी से चलाता हूं, तो बाय द एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, इसके पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब इस कंडक्टिंग बार में दो फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स पर यूनिट चार्ज
वाली फील्ड और एक नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज वाली फील्ड। जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स वाली फील्ड है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है पॉजिटिव चार्ज पे, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वाली फील्ड है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है चार्जेस पे। और अगर ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गई है, इक्विलिब्रियम यानी स्टडी स्टेट में आ गई है, मतलब इसमें अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया है, तो जो हमारी मैग्नेटिक लॉरेंस की वजह से फोर्स लग रही होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही होगी वो बैलेंस हो गई होगी, और यहाँ से इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू निकल जाती है माइनस वी क्रॉस बी, और फिर मैं इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी माइनस ई डॉट डी एल एंड दैट इज वी क्रॉस बी डॉट डी एल। अब ध्यान रखना इसके अंदर ईएमएफ वी क्रॉस बी डॉट डी एल होगी, वो एक अलग चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वी क्रॉस बी डॉट डी एल होगा, वो एक अलग चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। और अभी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि करंट नहीं है। अगर किसी सेल में करंट नहीं होता तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आते हैं। जब मैं इसको किसी सेटअप में लगा दूंगा, सेटअप में लगा दूंगा मतलब जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं और इन दोनों कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर मैंने एक स्लाइडर रख दिया, और इस स्लाइडर कंडक्टिंग स्लाइडर का मास m है, इसका खुद का रेजिस्टेंस r है, और इन दोनों रेल्स के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस r लगा दिया, यहाँ पे एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड रख दी मैंने। और अब अगर मैं इसको v वेलोसिटी से चला रहा हूँ तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगी वो तो BVL आएगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो E माइनस IR आएगा ना, विच इज गोइंग टू बी लेस देन E। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स नहीं है, कॉज जरूर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो इस कंडक्टिंग बार में क्रिएट हो गई, because of the charge separation. That charge separation has been caused by, of course, the force of non-electrostatic origin, which is the magnetic Lorentz force. आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? सेल के अंदर दो एजेंट एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का, केमिकल सेल में वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से आता है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का। तो ईएमएफ उस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन के जो भी एजेंट है उसके वर्क डन पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, और पोटेंशियल डिफरेंस उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के वर्क डन पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। जब सेल में करंट नहीं होता तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं, इसलिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आते हैं। क्लियर है? यस सर। तो जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर तो ओपन सर्किट है तो ईएमएफ निकाल दो, दैट विल बी एज गुड एज पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर क्लोज सर्किट है तो ईएमएफ लिख लो, उसके बाद सर्किट का रेजिस्टेंसेस मार्क करो, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ लगा के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस वाले। तो अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूं कि इस बार में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि इस बार में कोई करंट तो है नहीं, ओपन सर्किट में लगी हुई है, तो जो भी इस बार में ईएमएफ होगी वही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट? हाँ सर। सर मतलब बस हम पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर सकते, बस हम वैल्यू कह सकते हैं ना, ऐसी नहीं नहीं, एक्चुअल में डिफाइन कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं क्वेश्चन ये देता कि ये एक सिलिंड्रिकल रीजन है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, और ये B आपकी टाइम का फंक्शन है, इसका रेडियस R दिया हुआ है सिलिंड्रिकल रीजन का, और जस्ट मैं रैंडमली कह देते यार एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और ये डिस्टेंस आपका L है और ये डिस्टेंस आपका L/2 है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो then you will say कि in this region there is nothing like potential can be defined, so this question cannot be answered because we cannot define potential at A and potential at B because of the induced electric field, and there is no electrostatic field present over here, so there is no such thing like potential or potential difference in this region.
सर ठीक है, तो फिर ऊपर वाले में भी हम मुझे थोड़ा समझ नहीं, हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? वहां पे मैंने एक कंडक्टिंग बार रखी हुई है। हाँ सर। जब मैंने कंडक्टिंग बार रखी, उस बार में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूं, तो बाय द एक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस बार में चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी और उस बार के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। सर मतलब उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हुआ दैट इज ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना सर? हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चार्जेस की वजह से आई। अब हाँ चार्ज चार्ज से। सेपरेशन मैंने कैसे क्रिएट की, वो एक अलग फिनोमिनन है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर हाँ जी। सर जब सेल डिस्चार्ज होगा तो कौन से ओरिजिन की फोर्स कम होगा? जब सेल डिस्चार्ज होगा तो जो हमारा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन वाला एजेंट है उसकी एनर्जी कंज्यूम होती जा रही है। यहाँ पे वो केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी है वो कम होती चली जा रही है। ओके सर। अब वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकंड होल्ड करना, एल को मैं म्यूट कर रहा हूँ एक। हाँ जी, क्या तो बात सर एक बार है? जूम आउट कर सकते हैं प्लीज? तो राइट कर सकते हैं? हम्म।
हो गया सर। सर एक सेकंड। हो गया सर। अच्छा, जैसे सपोज मैं आपको नॉर्मल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में जिस तरीके के क्वेश्चन करते थे, अगर मैं उस तरीके के एक क्वेश्चन पे वापस आऊं, मैं आपको बोलूं कि सपोज यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ई, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ई। अब मैंने एक कंडक्टिंग बार यहाँ पे लाके रख दी, एक कंडक्टिंग बार मैंने यहाँ पे लाके रख दी, और अब कंडक्टिंग बार को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उस कंडक्टिंग बार के अंदर चार्जेस की सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके अंदर? एक सेकंड होल्ड करना, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप सॉल्व। सर क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर सकते हैं? तो अगर मैंने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टिंग बार को रख दिया, तो इस कंडक्टिंग बार में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंड्यूस चार्जेस? माइनस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस विल बी माइनस ही, राइट। और हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होनी चाहिए, राइट। यस सर। दी आइडिया इज, आप क्या बोलते हैं कि यार अगर स्टैटिक कंडीशन आ गई, अगर स्टैटिक कंडीशन आ गई तो अब इसके चार्जेस मूव नहीं करेंगे, तो इसके चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो नेट फोर्स दो एजेंट्स की वजह से लग रही है, एक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई, और एक जो एक्सटर्नल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो हो जाती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में ये भी एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये भी एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो नेट कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो गई थी, और हम कहते थे कि जो हमारा कंडक्टर है वो एक इक्विपोटेंशियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब सपोज आप ये सोचो कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड, you think that there is an external field, this is this, एक एक्सटर्नल फील्ड आई वेक्टर लिख लेता हूं मैं, लग रही है। और ये क्यों लग रही है? क्योंकि हम कंडक्टर को बी मैग्नेटिक फील्ड में रख के चला रहे हैं, तो मुझे पता है कंडक्टर के ऊपर क्यू वी क्रॉस बी उसके चार्जेस पे फोर्स लगने वाली है। तो वो कैसी आई? तो अगर मैंने एक कंडक्टिंग बार यहाँ रखी और सपोज ये कंडक्टिंग बार जो है इसके ऊपर मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी होती, और अगर मैं इसको ऐसे चला देता, तो ये ऐसे इसको चला देता अगर v वेलोसिटी से, तो v क्रॉस b इधर आ जाता ना राइट साइड की तरफ। तो दिस सिचुएशन कैन बी ट्रीटेड लाइक कि एक फील्ड प्रेजेंट है क्यू वी क्रॉस बी बाय क्यू, यानी v क्रॉस b, और उस फील्ड में मैंने एक कंडक्टिंग बार रख दी। तो इस कंडक्टिंग बार में चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और थोड़ी देर में एक स्टैटिक कंडीशन आ जाएगी, और उस स्टैटिक कंडीशन में इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी,
राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, इसकी वैल्यू इस तरीके से होगी कि ये नेट फील्ड को जीरो कर दे, राइट। नाउ द आइडिया इज कि इसमें से ये वाली जो एक्सटर्नल फील्ड है ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की है, और जो इसके खुद के अंदर इंड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की है। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल आ जाएगा इस बार के क्रॉस, यानी BVL। ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको ऐसे विजुलाइज करना सीखें कि आपने जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट करवा दिया तो आपने एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की फोर्स पर यूनिट चार्ज V क्रॉस B क्रिएट कर दी, जिसके इफेक्ट में चार्जेस ने मूव करना शुरू कर दिया और वो एक ड्राइविंग एजेंट की तरह काम कर रही है, राइट। नोट कर लिया? एक मिनट सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब आप मेरे को बेसिक से स्क्रैच से सोच के इस बार के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके देखा, और मैं सिचुएशन अलग से बना के देता हूं। तो ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, इस सारे में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेरी कर रही है। तो अपने को dp/dt की वैल्यू गिवन है, और इसका सेंटर C। तो ऐसे एक कंडक्टिंग बार ले लेते हैं, इस कंडक्टिंग बार की लेंथ ले लेते हैं A, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं C से B। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इन दी बार। ये सॉल्व करके बताना आपने। मैं म्यूट कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करें जरा इसको। हाँ जी, कर रहे हैं सॉल्व। हाँ सर।
सर AB/2 into dB/dt. AB/2 into dB/dt. कैसे किया? सर वो बार पे कोई भी एक पॉइंट लिया, सेंटर से एक लाइन ज्वाइन की, सर एंगल थीटा माना, वो जो बी वाली लाइन है उससे थीटा माना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, एंड जो कंपोनेंट उसका वो कंडक्टिंग बार के अलोंग है उसके इससे निकाला सर। कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा? सर बी। क्यों? सर ए होगा ना। पॉजिटिव चार्ज तो इधर आएगा ना, नेगेटिव इधर सॉरी आएगा। सर, सॉरी सर। तो ये भी थीटा ही होगा। तो ई कॉस थीटा, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एलिमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई कॉस थीटा होगी, राइट साइड की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे राइट साइड की तरफ बी की तरफ पॉइंट कर रही होगी, जिसकी वैल्यू होगी ई कॉस थीटा, और ई की वैल्यू होगी r/2 इंटू dB/dt इंटू कॉस थीटा, और r कॉस थीटा आपका b के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई? तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो b/2 इंटू dB/dt आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो माइनस ई डॉट डी एक्स, तो माइनस ई डी एक्स। तो अगर मैं ए से बी तक चलता हूं तो वी ए माइनस वी बी, और बी वेरीज फ्रॉम 0 to x, तो यहां से वी बी माइनस वी ए की वैल्यू माइनस AB/2 इंटू dB/dt आ जाएगी। और इससे पता चलता है कि ए हायर पोटेंशियल भी होगा बी के कंपैरिजन में। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। No, sir. Now there is another way of thinking at the same situation. जब ये बार ओपन सर्किट में है तो इस बार में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या ईएमएफ निकालो, एक ही बात है, राइट? ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, इस बार के एंड पॉइंट्स को सी से हाइपोथेटिकल कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देता हूं, एक लूप बन गया मेरा। अब इस लूप में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो ऐसे आ रही होगी, और वो BC और AC के परपेंडिकुलर होगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से BC और AB में इंटीग्रेशन E.dl 0 होगा। Because of the induced electric field, integration E.dl will be 0 across AC and CB। तो अगर इसमें पूरे में इंटीग्रेशन E.dl करूं, पूरे इस क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन E.dl करूं, तो ये माइनस d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और इंटीग्रेशन E.dl की वैल्यू केवल और केवल इस पाथ के लिए बचेगी, बी से ए वाले पाथ के लिए। मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ इंटीग्रेशन E.dl को, तो ए से सी से बी से ए, और इसकी वैल्यू माइनस d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा b इंटू हाफ ए बी। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस AB/2 इंटू dB/dt, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी नेगेटिव होगा, अंदर की तरफ है तो प्लस, और ये मेरे पास E.dl की वैल्यू होगी B से A तक जाने पर, एंड दिस इज द EMF इन दी पार्ट AB। और क्योंकि ये रॉड ओपन सर्किट में, तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस आपके बराबर होंगे। कोई डाउट किसी को?
Nice, sir. एक सिलिंड्रिकल रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर सी, रेडियस आर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी थी, गिवन है बी, कांस्टेंट है फिलहाल, ठीक है। इस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई एक रिंग है जिसका मास m है और इसका रेडियस r है, क्लियरली, जो कि कैपिटल R से बड़ा है। और इस पूरी के ऊपर चार्ज पेस्ट किया हुआ, नॉन कंडक्टिंग है तो अपने आप से तो चार्ज इसके पास कहीं से आता नहीं है, और मैंने इसके ऊपर चार्ज पेस्ट किया हुआ है। चार्ज पेस्ट किया हुआ है तो पेस्ट करने का मतलब है कि यार इसको जो चार्ज देंगे वो इसके ऊपर से कहीं मूव नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर मैंने चार्ज पेस्ट किया हुआ है। एंड सपोज द टोटल चार्ज दैट हैज बीन पेस्टेड इज Q, राइट। Now the magnetic field is switched off. Switched off. What is the angular velocity acquired by the ring? What is the angular velocity acquired by the ring? करो सॉल्व। सर इसमें प्रॉब्लम है ना, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स लेना है, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड अकाउंट करनी है। नहीं, you ignore the magnetic field produced by the ring. ओके सर। QR² by 2mR²। Q कैपिटल R² by 2m स्मॉल r²। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो उसकी वैल्यू होगी R² बाय 2R इंटू dB/dt। ये मालूम है सभी को? तो अगर यहाँ पे एक dq चार्ज लूं आउट ऑफ दैट कंप्लीट q, तो उस पे एक dq इंटू ई फोर्स लगेगी और ऐसी फोर्स सारी रिंग पे लगेगी। तो क्लियरली नेट फोर्स तो 0 आएगी रिंग पे, लेकिन टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क कैसे आएगा? तो एक छोटे से एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स इंटू आर,
सेंटर के अबाउट, ये उसका टॉर्क हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल टॉर्क आ जाएगा, और ये टोटल टॉर्क की वैल्यू क्यू ई आर के बराबर आ जाएगी। अब टॉर्क को मैं डी बाई डी टी ऑफ एल यानी आई ओमेगा लिख देता हूं, और ई को मैं आर स्क्वायर बाय 2r इंटू डी बी बाई डी टी लिख देता हूं। और ये आर मैंने गलत लिखा, ये छोटा आर होगा ना टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। तो नीचे कार आएगा ना? हाँ अभी लिख रहा हूं मैं। तो Q इंटू ई की वैल्यू आर स्क्वायर बाय डी बी बाई डी टी और एक आर यहाँ पर, राइट। तो डी टी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आई इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू डी बी। तो ओमेगा इंटीग्रेट कर दो, ओमेगा 0 से ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी से 0। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन तो सेंस के लिए आएगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर स्क्वायर बाय 2, और आई की वैल्यू रिंग अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है तो एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे बी, ये आंसर आ जाएगा। तो क्यू बी आर स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर। बी कहाँ गया तेरा? हाँ सर, वो बोलना भूल गया। तो आंसर आएगा क्यू बी आर स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर। होल्ड करना। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? सर वो सर, आपने ई का जो- एक बार समझा सकते हैं क्या? ई हाँ सर। ये कैसे आई? हाँ सर। अरे लास्ट क्लास में अपन ने यार वो सीखा था ना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर इस लूप के लिए मैं ये लगाऊंगा तो ये ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स माइनस बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू आर स्क्वायर बाय 2r इंटू डी बी बाई डी टी आ जाएगी। ऐसा ग्राफ बनाया था ना हमने, पहले ऐसे आती है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। ये रिजल्ट आर ग्रेटर देन आर के लिए वैलिड है, आर लेस देन आर के लिए ई की वैल्यू आर बाय 2 इंटू डी बी बाई डी टी आती है। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो गई ना? हाँ सर, उल्टी होनी चाहिए। हाँ ये मेरी गलती है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ की है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये डिस्क, ये जो रिंग अपनी है वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगी। बी वेक्टर के लॉन्ग होगा वो। हाँ ओमेगा की डायरेक्शन बी वेक्टर के लॉन्ग होगी। वो मैंने गलत किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने गलत ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ लेनी थी, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज लेनी थी। नकुल यही तो नहीं पूछ रहा था? नहीं सर, वो जो आपने बताया वही पूछा। ठीक है, क्लियर है अभी? हाँ जी, हाँ सर। हाँ किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर आप वो 1 सेकंड के लिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जा सकते हैं रॉड वाले पे। ये वाला? हाँ सर, इसके पहला वाला मेथड में मुझे थोड़ा डाउट है। सो मतलब हाँ सर। सर मुझे इसमें मुझे समझ नहीं आया सर, ये हमने कैसे लिखा, मतलब ई कॉस थीटा समझ गया, फिर हम मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रॉड, मतलब ऐसे करके नहीं लिखना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्जेस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी क्यू ई कॉस थीटा।
तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। हाँ सर। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार में राइट साइड की तरफ क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कितनी होगी? तो वो इस फील्ड के बराबर होगी जब स्टैटिक स्टेट आ जाएगी, जब चार्जेस मूव करना बंद कर देंगे। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। हाँ। और कुछ? नोट कर लिया? चलूं आगे? यस सर। यस सर। एक मेरे पास लॉन्ग सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ, सिलेंडर है, लेंथ एल है जो कि इसके रेडियस से बहुत ज्यादा है, और इसका मास एम है। ठीक है। इसको मैंने एंड पॉइंट्स पे सपोर्ट किया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल है सिलेंडर। ठीक है। मैंने वो 3D टाइप्स व्यू बनाने की कोशिश की, इसलिए आपको टेढ़ा लग रहा है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, राइट? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। So this cylinder is hinged so that it can rotate freely about this horizontal axis. Gravity ऐसे है। इस पूरे के ऊपर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इस पूरे के ऊपर यूनिफॉर्मली सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। फर्दर इसके ऊपर एक रोप वाइंड अप करके एक जगह से तो अटैच ही की हुई है इससे। उसके बाद इससे एक ब्लॉक मास एम का अटैच कर रखा है। सिलेंडर का मास निग्लिजिबल नहीं, सिलेंडर का मास दे रखा है, तो यहाँ पे कैपिटल एम ले लेते हैं। फिर अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो सिंपल रोटेशनल मोशन वाला क्वेश्चन, ऐसे करके एक डिस्क टाइप है और उसके ऊपर एक रोप लपेट रखी है, और उस रोप के ऊपर से हमने एक मास एम सस्पेंड कर दिया है ना। द ओनली डिफरेंस इज नाउ इट हैज अ चार्ज ऑल्सो पेस्टेड ओवर इट्स सरफेस, राइट? This arrangement is released from rest. Calculate the acceleration of the block. हाँ मैंने किया हुआ है, दोबारा कर दे। कल ही किया था। इसमें कुछ डेटा एडिशनल भी है? नहीं, L greater than equal to R, पर नहीं वो भी नहीं है। मास नहीं दिया होगा उस क्वेश्चन में सिलेंडर का? दिया है सर। दिया।
चल तेरे लिए एक अलग क्वेश्चन है। एक हॉलो बस एक रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, और इस कंडक्टिंग रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस स्मॉल आर है, और इसका रेजिस्टिविटी, जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी रेजिस्टिविटी रो है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ई है, इलेक्ट्रॉन्स का मास एम है। इस रिंग को एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घुमाया जा रहा है। इस रिंग को कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घुमाया जा रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। So small r very and capital R that is there. हाँ वो ले सकते हो, उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑब्वियसली उससे कम है। Okay sir. मतलब रेजिस्टेंस निकालने के लिए एफर्ट नहीं करने की जरूरत है। Mu naught mr square alpha by 2 re rho. म्यू नॉट एम Small r square alpha by 2 capital R e into rho. ई Rho. तो ठीक है क्या?
फील्ड आएगी म्यू नॉट बाय 2r इंटू m तो सॉरी वो 4 है 2 नहीं 4 है। अल्फा इंटू 2 पाई r अपॉन रो पाई r स्क्वायर ऑन 2 पाई r, सॉरी रो इंटू 2 पाई r बाय पाई r स्क्वायर, ये आंसर। हाँ ठीक है यही है। हाँ सर ठीक। ठीक है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को समझें आप ध्यान से। जब ये यहाँ से रिलीज होके नीचे पहुंचेगा और मान लो ये यहाँ पहुंच चुका होगा h डेप्थ नीचे, इसमें इसकी वेलोसिटी होगी v, एक्सेलरेशन होगी a, और इस पे लगने वाली फोर्सेस होंगी mg और t। उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, जिसको v बाय कैपिटल R लिखा जा सकता है, सॉरी v बाय स्मॉल r लिखा जा सकता है। स्मॉल r इसका रेडियस है, इस पे टेंशन लग रही होगी t, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी अल्फा, जिसको a बाय r लिखा जा सकता है अगर ये रोप इस पे स्लिप नहीं कर रही है तो। और इस हैंगिंग ब्लॉक के लिए mg माइनस टी इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। और इस सिलेंडर के लिए, सिलेंडर जब घूमेगा तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी क्रॉस, कितनी, अगर किसी इंस्टेंट पे सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो सिलेंडर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, बोलो। नॉट सिग्मा आर ओमेगा, तो म्यू नॉट सिग्मा आर एन ओमेगा। एक ही टर्न मान लेते हैं, एक ही टर्न हाँ मान ठीक लेते है। हैं सारे को, तो उस टर्न का टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू एल, तो ये चार्ज हो जाएगा और अपॉन 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। तो म्यू नॉट सिग्मा आर एल ओमेगा, इतनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। हैं बाकी लोग क्लास में चले गए? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। यस सर। तो dB बाय dt की पर वैल्यू, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना। अच्छा L छोड़ना है इसमें, है ना, एल नहीं है। L छोड़ना, म्यू नॉट n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एक ही टर्न तो लिए नहीं, L क्यों छोड़ना है, डायमेंशनल इनकरेक्ट क्यों लग रहा है, म्यू नॉट सिग्मा आर एल ओमेगा। तो चार्ज बाय टाइम ही हो गया ना सर। क्या? तो वो सिर्फ चार्ज बाय टाइम हो गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट बाय आर आता है ना। हाँ, n में कुछ मिस कर रहा हूँ ना, तो 1/L करना था नंबर, अगर एक ही टर्न ले रहा हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी 1/L। L लेंथ में एक ही टर्न है, L छोड़ना था मेरे को, L नहीं आएगा ये वाला, तो म्यू नॉट सिग्मा आर ओमेगा आएगा। और dB बाय dt करेंगे तो म्यू नॉट सिग्मा आर अल्फा आएगा। अब इस सिलेंडर पे एक टॉर्क T इंटू आर लग रहा है, माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा, बताओ कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, r/2 इंटू dB बाय dt, म्यू नॉट सिग्मा आर अल्फा। और अगर आपने अभी पिछला क्वेश्चन याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क सिंपली Q ई इंटू आर आता था, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल और इंटू आर, क्यू ई इंटू आर, तो ये E ये Q इंटू आर, ये टॉर्क हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसको लिख देंगे I अल्फा के बराबर, I हो जाएगा mr स्क्वायर। तो ये दूसरी रिलेशनशिप, तो एक आ गया mg माइनस टी इज इक्वल टू एम में, एक ये यूज करेंगे,
एक ये टॉर्क वाली इक्वेशन यूज करेंगे दूसरी, और एक A इज इक्वल टू आर अल्फा कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप यूज करेंगे, और इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी कैपिटल M की। क्या आंसर आ रहा है बताओ? सर वो उस क्वेश्चन के आंसर में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। होल्ड कर, अभी पहले इसको कर लें। हाँ जी, mg/m+n+ म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r स्क्वायर l into m g mg by m plus m+n m plus म्यू नॉट पाई सिग्मा स्क्वायर r स्क्वायर l। इससे मुझे अभी भी इसे समझ नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना टॉर्क मतलब कैसे लिखा हो। QE into R, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आया था QE into R इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क। into R को इंटीग्रेट करेंगे। हाँ सर, ओके सर। कोई डाउट किसी को? बोलो, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। इसका एक और तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, एनर्जी मेथड। जब कैपिटल M H से नीचे गिर जाएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा mgh। जो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी ½ mv² प्लस सिलेंडर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी ½ I⍵² प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसमें कन्वर्ट होगी वो, तो वो वाली एनर्जी हो जाएगी B²/2 म्यू नॉट। ये क्या चीज है? डेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू पाई R²L सिलेंडर की वॉल्यूम। हाँ सर। सॉलिनॉइड की तरह बिहेव करती है। सर सोलेनॉइड में तो एंड्स के बाहर भी होते हैं ना फील्ड। तो हम L ग्रेड, हमने जो फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट NI लगाया ना, हाँ हाँ L ग्रेटर देन आ रहा था। तो म्यू नॉट NI लगाया तो इसका मतलब केवल अंदर अंदर फील्ड मान रहे हैं ना हम। हाँ सर हाँ सर हाँ। और B की वैल्यू म्यू नॉट NI, N हो जाएगा 1/L, एक ही टर्न मान लेते हैं, और करंट हो जाएगा सिग्मा 2πRL अपॉन 2π/ω। ये B की वैल्यू उसमें पुट कर दो यहाँ से, और ओमेगा को V/R पुट कर दो, तो आपका V एज अ फंक्शन ऑफ H आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालनी है तो V dV/dH। इनफैक्ट V² ही आने वाला आपका, तो सीधा डिफरेंशिएट कर दोगे तो 2V dV/dH आ जाएगा और सीधे एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। चेक करके देखो दोनों तरफ से मैच करता है कि नहीं आंसर ये वाला।
हाँ सर यही आ रहा है ना, मैच कर रहा है दोनों तरफ से ना। हाँ सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट पूछना है? नो सर। हो गया सर। चलिए ठीक है, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन हो गई। हाँ जी आदित्य, क्या नोट करना रह गया कुछ? नहीं ठीक है सर, उसके आगे का सॉल्व करना था, बाद में करेंगे सर। सर आप इस पे 1-2 क्वेश्चन और दे सकते हैं। बाकी के मॉड्यूल में मिलेंगे ना आपको क्वेश्चन, मेरे को जो आते थे मैंने वो वाले करवा दिए तुम्हें। ओके सर। तो हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन कर लिए, ईएमएफ निकालने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम एक नया ही चीज अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज सेल्फ इंडक्शन। जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन दे रहा था तो आर्यन ने मेरे से पूछा था कि सर जब ये रिंग घूमना शुरू कर देगी तो रिंग के घूमने की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी तक हम वो इफेक्ट इग्नोर कर रहे थे, बट वो वाला इफेक्ट भी ले सकते हैं। इस वाले केस में तो खैर नहीं लेंगे, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए वो लेना। बट सेल्फ इंडक्शन का यही मतलब है कि अपने खुद के चार्ज के या किसी कॉइल के खुद के करंट की वजह से क्या हो रहा है। समझते हैं जरा ध्यान से। सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है। अगर इस कंडक्टिंग लूप के विसिनिटी में मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख देता हूं, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके जाती है इस लूप को, और जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को क्रॉस करके जाती है तो देयर इज अ फ्लक्स linked with this loop, and this is an external magnetic field into the area. Let us suppose the magnetic field is uniform, something like that. मतलब the idea is कि इसके लूप के साथ जो फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है वो इस एक्सटर्नल किसी दूसरे करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। जब मैं इस करंट कैरिंग वायर में करंट को चेंज करता हूं तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है तो फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज करने से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है, एक ईएमएफ क्रिएट होती है और एक इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाता है। तो उसके इंड्यूस्ड करंट की वजह से भी उस लूप के साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, और जैसे जैसे उस लूप का अपना करंट वेरी करेगा तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, एंड दैट वेरिएशन विल आल्सो क्रिएट एन ईएमएफ इन इट। तो जब मैं इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में फ्लो करने वाले करंट को चेंज करता हूं तो हमारे कंडक्टिंग लूप में पहले तो ईएमएफ इंड्यूस होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से, बट जब वो उसके खुद के अंदर करंट सेटअप कर देती है तो बिकॉज ऑफ इट्स ओन करंट, बिकॉज ऑफ द सेल्फ करंट, there will be a magnetic field in that region, there will be a magnetic flux, and as that flux changes another EMF will be induced in this loop, and that will be called the induced EMF due to self induction. तो हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है? दो नेबरिंग करंट कैरिंग सेटअप हैं, एक करंट कैरिंग सेटअप की वजह से नेबरहुड में रखे हुए दूसरे करंट कैरिंग सेटअप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है और ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ए ने ए में करंट पास किया उसकी वजह से बी में फ्लक्स आ गया, या बी में करंट पास किया उसकी वजह से ए में फ्लक्स आ गया,
और जब ये फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। और जब ए में करंट पास किया तो उसकी वजह से ए में फ्लक्स आ गया, और जब उस करंट को वेरी करोगे तो ए का फ्लक्स चेंज करेगा और एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस फिनोमेनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी। तो जैसे उधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे ने डिस्कवर की थी, तो फैराडे के कंटेम्परेरी ही एक और बंदा था हेनरी इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी कहाँ रहता था ये, बट फैराडे के पैरेलली इसका ही कंटेम्परेरी था एक, तो दैट वाज हेनरी एंड ही डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? The phenomenon of induced EMF generation in a loop or a coil due to change in current flowing through itself. What is म्यूचुअल इंडक्शन? तो अभी तक हम म्यूचुअल इंडक्शन ही पढ़ते आ रहे हैं एक्चुअली। इट इज द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेशन ड्यू टू a change in current flowing through a neighboring coil. So if a coil shows the phenomenon of self-induction, सर। हाँ जी सर, अभी ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा उससे भी तो एक एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, तो फिर तो ये ऐसे तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। नहीं, वो उसके उस ईएमएफ की वजह से उसका सेल्फ करंट वेरी करेगा। वो तो साइमल्टेनियस है ना वो इफेक्ट। तो आपने कॉइल में करंट पास किया, उसकी वजह से फ्लक्स आ गया। अब कॉइल का करंट आप चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करे तो एक ईएमएफ आएगी। वो ईएमएफ क्या करेगी? जो उस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था उसको चेंज करने की कोशिश करेगी। हाँ सर। हाँ, तो वो तो साइमल्टेनियस चलेंगे ना वो दोनों चीजें। तो ओके सर, ठीक है। If a coil shows the phenomenon of self-induction, we say that it possesses the property of self-inductance. So self-induction एक टर्म है, self-inductance एक टर्म है। तो self-induction phenomenon का नाम है, self-inductance coil की प्रॉपर्टी को बोलते हैं। और different coils different inductance की प्रॉपर्टी शो कर सकती हैं। तो a measure of this property is done by defining a term called the coefficient of self induction या self inductance। ये कैपेसिटेंस जैसे कुछ टर्म है, coefficient of self inductance L से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आप देखेंगे कि हम सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें एक नया डिवाइस हमारे सर्किट में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। ध्यान से सोचना जरा इस बात को आप। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर वायर्स होंगी तो वायर्स का रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे तो कैपेसिटेंस होगी, और क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, तो उसके अंदर एक इंडक्टेंस भी होगी। तो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस
इंटीग्रल पार्ट है हर एक सर्किट का। जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बिगिनिंग पढ़ी थी तो हमने केवल कैपेसिटेंस पढ़ी थी, सॉरी केवल रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस की, अब उसमें इंडक्टेंस भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और ऑफ कोर्स उसमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा। वो सोर्स ऑफ ईएमएफ एक केमिकल एजेंट हो सकता है, वो सोर्स ऑफ ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन हो सकती है किसी नेबरिंग सर्किट की वजह से, या कुछ भी और रीजन हो सकता है, राइट। और जो अनिकेत ने बोला कि जब करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स वेरी करेगा, तो उसकी वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ आएगी और इवेंचुअली इक्विलिब्रियम टाइप आ जाएगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोई एक्सटर्नल ईएमएफ का सोर्स है कि नहीं है। ऐसा अपोज नहीं है, पर करंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? मतलब अगर रेजिस्टेंस नहीं भी है तो भी करंट को अगर आप वेरी करने की कोशिश करोगे तो ऑपोजिशन आ जाएगी ना। हाँ, और फिर मतलब अनिकेत ये बोला था ना कि वो चलता ही रहेगा ऐसे, तो फिर क्या चलता रहेगा? मतलब मैंने सपोज करंट प्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से इट इज मैग्नेटिक लाइक फ्लक्स। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो मतलब चलता नहीं रहेगा और इवेंचुअली इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस में अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है ना। हाँ सर, कैपेसिटिव सर्किट्स में अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट आ जाती है ना। हाँ सर, हाँ सर, वैसे ही। एक्सपोनेंशियली ग्रो या डीके करते करते अल्टीमेटली रुक जाती है ना चीजें। हाँ सर, वैसा ही होगा इसमें भी। हाँ, वैसा ही होगा इसमें भी। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर हम एक करंट आई सेटअप करते हैं किसी कॉइल में और उसकी वजह से उसके साथ 5 फ्लक्स लिंक हो जाता है, then we define the coefficient of self inductance as phi by I। इसको यूनिट असाइन की गई है हेनरी, एंड 1 हेनरी इज 1 वेबर पर एम्पियर। तो 1 हेनरी इज 1 वेबर पर एम्पियर। वेबर इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। और थोड़ा जूम आउट कर दोगे क्या? सार्थक कैमरा ऑफ कर अपना। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस ना शो करे?
करेंगे जुगाड़ उसका भी। अगर मैं ऐसे एक कॉइल बनाऊं और इसको यहीं से यहां से ऐसे वापस ले जाऊं, अब इसमें से करंट ऐसे जाएगा येलो वाली में से और ग्रीन वाली में से वापस आएगा, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी एग्जैक्टली दोनों की फील्ड। हाँ सर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी तो ये एक इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टिव कॉइल बन जाएगी। तो ऐसे सर्किट्स यहाँ पे अपने को इंडक्टेंस एलिमिनेट करनी होती है तो ऐसा होता है। तो आपकी लेबोरेटरी में जो रेजिस्टेंसेस यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, उनके अंदर जो कॉइल्स लगी होती हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था सो दैट उनकी इंडक्टेंस 0 हो। हाँ जी, चलें आगे। हाँ सर। यस सर। तो जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस सभी जगह प्रेजेंट होता है, बट फिर भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाकी सब जगह पे प्योरली कंडक्टिंग वायर बना के कहीं एक जगह पे ऐसे रेजिस्टेंस दिखा देते हैं ना। ऐसे ही सर्किट में इंडक्टेंस सब जगह प्रेजेंट हो सकती है, बट हम पूरे सर्किट की इंडक्टेंस को एक जगह पे लोकलाइज करके एक ऐसे सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इज द सिंबल फॉर एन इंडक्टर। तो सर्किट की इंडक्टेंस को अकाउंट में लेने के लिए, सेल्फ इंडक्शन को अकाउंट में लेने के लिए हम ऐसे करके एक कॉइल दिखा देते हैं, भैया सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ एल। तो इन जनरल हर एक सर्किट में एल, सी और आर तीनों होते हैं। हमने पहले प्योर आर वाले सर्किट पढ़े, फिर उनके साथ सी लगा दिया, उसके बाद अभी हम उसमें एल लगा के देखेंगे कि क्या होता है। तो ये सिंबल है, ध्यान से सुनना जरा। अगर किसी इंडक्टर में करंट है आई और उसकी इंडक्टेंस है एल, तो कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे, ए या बी? कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस तो अलग से रहेंगे ना। ए। तो ए हायर पोटेंशियल पे है, तो कोई भी एंड हायर पोटेंशियल पर नहीं है, ए और बी सेम पोटेंशियल पर है एज लॉन्ग एज दिस करंट इज कांस्टेंट। क्योंकि इंडक्टेंस में ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगी जब आप उस करंट को वेरी करेंगे। क्यों? यस सर। तो अगर करंट वेरी करेगा तो उसका फ्लक्स वेरी करेगा, और फ्लक्स वेरी करेगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगी। तो ईएमएफ की वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर हो जाएगी। तो आपका इंडक्टर भी एक सीट ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव करने वाला है। तो जहां पे सर्किट में इंडक्टर लगा रखा होगा, आपको समझना है कि वहां पे एक ईएमएफ की सीट है, और उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी लेनी है आपने, एल डी आई बाई डी टी लेनी है, और प्लस या माइनस का साइन तो वो सेल की पोलैरिटी से डिसाइड होगा। तो सपोज इस इंडक्टर में करंट आई है और ये करंट आई इंक्रीज कर रहा है, लेट आई बी इंक्रीजिंग एट अ रेट डी आई बाई डी टी।
तो अगर इस इंडक्टर में करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो देन दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ सीट ऑफ ईएमएफ and this EMF will behave like this. Why it will behave like this? Because it has to oppose the increase in current. Negative sign का यही significance है ना? Yes sir. हाँ सर, हाँ सर। तो अब हम इसमें कहेंगे, ध्यान से देख लें कि A से B की तरफ जाते हुए VA माइनस E इज इक्वल टू VB, और यहाँ पे E का मैग्नीट्यूड लिखना आपने, यहाँ पे माइनस LDA/dt नहीं लिखना E को, वो तो प्लस माइनस मैंने लगा दिया कि लेफ्ट साइड प्लस होगी। तो जैसे एक रजिस्टर में किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए क्या करते थे, अगर आप रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस IR लिखते हैं। ऐसे ही एक इंडक्टर में अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो आप माइनस LDI/dt लिखेंगे। अब DI/dt आप इसमें विद साइन पुट कर दो। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो DI/dt को पॉजिटिव पुट कर दो, और अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो DI/dt को आप नेगेटिव पुट कर देना इसमें वैल्यू, तो अकॉर्डिंगली अपने आप साइन एडजस्ट हो जाएगा E का। सर वो ऐसे ना कि जैसे रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता था इन डायरेक्शन ऑफ करंट, वैसे ही इसमें बाद में DI/dt चेंज करना। हाँ, तो इसमें DI/dt की वजह से आपको इसके अंदर एक EMF देखने को मिलेगी ना। हाँ सर। यहां से 1 हेनरी की एक और यूनिट आ जाएगी, EMF इज वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर। तो 1 हेनरी इज 1 वेबर पर एम्पियर, 1 हेनरी इज आल्सो 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। नोट कर लिया ये? नहीं सर, हाँ एक सर। सेकंड। तो अगर मैं किसी इंडक्टर में करंट इंक्रीज करूंगा 0 से I, अगर मैं किसी इंडक्टर में करंट इंक्रीज करूंगा 0 से I, तो while I am increasing that current, the external agent will have to work against the induced EMF. It is like charging a cell. क्यों भाई, इसको देखकर लग रहा है ना आप इस सेल को चार्ज कर रहे हो, है ना? हाँ सर। तो if U is the energy stored in the inductor, then du/dt, if U is the energy stored in the inductor, obviously in the form of magnetic field, then du/dt can be written as E into I, if I am increasing I, right? E कितना? सर मैं समझ नहीं, आप चार्जिंग से कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो चार्जिंग वाला पार्ट समझ नहीं आया सर। यार एक सेल है, इसकी ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको ऐसे करंट सप्लाई कर रहा हूँ, बताओ ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? सर ये सेल चार्ज हो रहा है, पर वो इंडक्टेंस के साथ हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? इंडक्टर इज एक्टिंग लाइक दिस सेल विच इज अपोजिंग दिस, तो इंडक्टर की EMF के अगेंस्ट आप करंट उसके अंदर इंक्रीज कर रहे हो ना। ठीक है सर। ये TT से TT कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू LI/DI, इसको इंक्रीज कर दे, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यू हो जाएगा मेरे पास हाफ LI²। तो जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है Q²/2C, ऐसे ही इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता हाफ LI²। या फिर हाफ इंटू फाई इंटू I, या फिर φ²/12। ठीक है, where phi is the total flux in the inductor.
ठीक। सर आपने अभी क्या बताया? मैंने बोला कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोरेज का रेट होगा EI। हाँ सर होगा। उसको इंटीग्रेट करके मैंने उसमें एनर्जी स्टोर हाँ सर ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक, आगे चलूं? सर एक सेकंड। हाँ सर हो गया। बाकी लोग? हो गया हाँ सर। सर। हाँ सर हो गया। यस सर। हाँ सर। So let us अच्छा, एक सोलिनॉइड ले लेते हैं, आइडियल सोलिनॉइड। एक आइडियल सोलिनॉइड में क्या होता है? L उसकी लेंथ सपोज, N उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं, A उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया ले लेते हैं। अगर इसमें मैं I करंट पास करूंगा तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसके अंदर? म्यू नॉट Ni। नाउ थिंक ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड लाइक दिस। ये एक आइडियल सोलेनॉइड है और जब इसमें मैंने I करंट पास किया तो इसकी हर एक टर्न में से इतनी मैग्नेटिक फील्ड पास करके जा रही है, और अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड? म्यू नॉट N स्क्वायर I है। N into L will be the total number of turns into mu naught Ni is the flux through each turn। कोई डाउट किसी को? into A, मैग्नेटिक फील्ड into एरिया तो करना ही भूल गया मैं। तो the total flux will be mu naught N square A L times I। This can be written as phi is equal to Li. So the self inductance of an ideal solenoid will be mu naught N square AL। तो जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं कि प्लेट्स इनफाइनाइट साइज की हैं और उनके बीच का सेपरेशन कम है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय D डिराइव करते हैं। ऐसी ही हमने एक अप्रॉक्सीमेट कंडीशन ली हुई है कि एक इन्फिनिट लॉन्ग सोलिनॉइड जैसा बिहेव कर रहा है ये, और इन्फिनिट लॉन्ग सोलिनॉइड अगर हो तो आइडियलाइज्ड कंडीशन में एक सोलिनॉइड अपने को इतनी इंडक्टेंस देने वाला है। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? हाफ Li स्क्वायर। Check that energy stored per unit volume in an inductor comes out to be V square by 2 mu naught। Check that the energy stored per unit volume in the inductor will be V square by 2 mu naught। हाँ सर आ रहा है। तो हाफ L I स्क्वायर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इंटू लेंथ, और हम सबको मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में कन्वर्ट करना है ना अपने को, तो L की वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद इसको B में कन्वर्ट कर लो। हाँ सर आ रहा है। आ रहा है सभी का? आ गया सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। ये कौन है? Who is trying to enter with his iPad? Who is this? मैं सर आर्या। तो ड्यूअल एंट्री कर रहे हो, क्या हो गया? सर वाईफाई इशू है। अच्छा,
तो अब मैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर का एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है। फिलहाल कैपेसिटेंस इग्नोर कर देते हैं, वैसे तो ये स्विच लगा हुआ तो कैपेसिटेंस भी है ना, ठीक है। खैर फिलहाल कैपेसिटेंस इग्नोर कर देते हैं, कैपेसिटेंस भी ले लेंगे। तो पहली टास्क आपकी है कि आप कैपेसिटेंस इग्नोर करते हुए सर्किट की स्विच क्लोज करके किसी भी टाइम टी पर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाएं। फिर दूसरे केस में आप सर्किट में कैपेसिटेंस भी इफेक्ट में ले लें। आप ये मान लें कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंडक्टेंस भी होगी, रेजिस्टेंस भी होगा और कैपेसिटेंस भी होगा, और फिर आप स्विच क्लोज करके t इज इक्वल टू 0 पे मेरे को करंट एट एनी टाइम t का एक्सप्रेशन बना के दिखाएं। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। हाँ जी, फर्स्ट वाले का आंसर सर E by R into 1 minus e to the power minus RT by L। ठीक लग रहा है। इसका स्विच हमने क्लोज कर दिया। तो ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे एक कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स। अगर ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता तो जैसे ही स्विच क्लोज करते तुरंत करंट आ जाता E by R। अभी यहां पर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट द करंट ऑल ऑफ ए सडन कैन नॉट बिकम E by R।
क्योंकि इंडक्टेंस क्या करती है, करंट के ग्रोथ को अपोज करती है, करंट को नहीं अपोज करती। इंडक्टर किसको अपोज करती है, कंडक्टर की करंट की ग्रोथ करती है। तो ऑल ऑफ ए सडन करंट नहीं आ सकता, राइट। हमने बात भी की थी, ये काइंड ऑफ एक इनर्शिया की तरह बिहेव कर रहा है। चार्ज स्टेशनरी है तो स्टेशनरी है, और मूव कर रहा है तो मूव करते रहना चाहता है। और अगर आप उस स्टेशनरी चार्ज को चलाना चाहते हैं या मूविंग चार्ज की मोशन की स्टेट को बदलना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, राइट। तो हम यहाँ पे एकदम से करंट को नॉन जीरो नहीं मानेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 पे आप करंट को 0 ट्रीट करोगे, उसके बाद किसी टाइम t पे आप करंट को I ट्रीट करोगे। अब किसी टाइम t पे करंट I है और KVL लगा देते हैं ABCDA में, बोलो क्या लिखूं? इंडक्टर में माइनस LDL माइनस DI बाय dt रेजिस्टेंस माइनस IR प्लस इज इक्वल टू 0। तो दैट गिव्स यू L DI by dt is equal to E minus IR, and that gives you DI upon E minus IR is equal to DT upon L। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से I 0 से T। तो ये हो जाएगा हमारे पास ln of E minus IR डिवाइडेड बाय माइनस R, लिमिट 0 से I is equal to T by L, and that gives you ln of E minus IR by माइनस R उधर ले जाते हैं, तो is equal to माइनस RT by L, और इसमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी अपने को 0 से I। तो ये हो जाएगा ln of E minus IR माइनस ln E इज इक्वल टू माइनस RT by L। कर दूं रीअरेंज, लिख लोगे ना इसके आगे वाला आंसर अपने आप। तो I आ जाएगा E by R 1 माइनस E रेशर माइनस T by टाउ, वेयर टाउ इज L by R। ठीक है, यस एनीबडी हैज अ डाउट इन इट? नो सर। विनीत, समझ आ रहा है? और पुलकित? उसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ बहुत ज्यादा। साइन आ रहा है? आ रहा है? नहीं कुछ नहीं। ये तो आंसर निकालना ही मैंने नहीं, मुझे आंसर नहीं निकालना आता। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस। मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज किया। ओए होए, चल सीखते हैं, आज कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें हमने स्विच क्लोज कर दिया t इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ चार्ज भी 0 होगा और यहाँ करंट भी 0 होगा। चार्ज था नहीं तो कहाँ से आएगा? और किसी टाइम t पे करंट I मान लेते हैं। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, माइनस LDI बाई dt हो जाएगी हमारी इंडक्टर के लिए, माइनस IR माइनस Q बाई C। किसी मूवमेंट पे करंट I और यहाँ चार्ज प्लस Q और यहाँ माइनस Q, प्लस E इज इक्वल टू 0। तो E इज इक्वल टू L DI बाई dt प्लस IR प्लस Q बाई C। और इसके अलावा I इज DQ बाई dt। सर हमें आई में चाहिए तो एक और बार डिफरेंशिएट कर लेंगे ना इससे। तो बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी तूने, बट होगा उससे भी कुछ नहीं। 0 इज इक्वल टू L D स्क्वायर I बाई dt स्क्वायर प्लस R टाइम्स DI बाई dt प्लस I बाई C इज इक्वल टू 0। सर ये तो जेई की स्टैंडर्ड डिफरेंस हाँ सर, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में दी है, मतलब e टू द पावर अल्फा x। ये तो दी थी तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें मैथ्स में पढ़ाई गई होगी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। हाँ सर। हाँ सर, उसमें डैम्पिंग में भी आता है। बताओ फिर इसका जनरल सॉल्यूशन।
अब उसके रूट्स पे डिपेंड करता है ना। हाँ सर, रूट्स निकालने पड़ेंगे उसके। निकाल दो, तुम्हारे ओके, होमवर्क है ये, सॉल्व ओके करके सर। भेजना मेरे को अच्छे से इसको। ओके सर। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। चलिए ठीक है थैंक यू बेटा। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।